हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैराडॉक्स बीएसबी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं वतन राज और आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं एक अहम टॉपिक, एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अभी के कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के कैरियर के लिए, आपके पूरे जीवन में सबसे अहमियत रखने वाला टॉपिक, सबसे अहमियत रखने वाला पार्ट आपका मैथ का मैराथन लेकर आया हूं, वो भी क्लास 10th के लिए। इस पे डिटेल चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से ये वीडियो, एक वीडियो में पूरे मैथ का निचोड़ हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारा कुछ बताएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे गप्पे भी होंगे हम लोगों के बीच में। बट यह हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अगर 2 घंटा 2.5 घंटा मैक्सिमम ये चलेगा वीडियो, मैराथन है आपका। मैराथन मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा, ज्यादा लंबा मैराथन नहीं देंगे। उसी में आपके पूरे मैथ का निचोड़ लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बने रहें मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मैथ के मैराथन को। कहने का मतलब है कि मैथ जो है आपका पूरे मैराथन करेंगे, उस पर पूरे दौड़ेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री आपका कैसे क्या है, क्या पढ़िएगा। अभी आपके 1 मंथ में आप कैसे पढ़िएगा, क्या कीजिएगा, कैसे टॉपर बनिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, कैसे आप पढ़िएगा ज्योमेट्री को, कैसे पढ़िएगा कोऑर्डिनेट को, किस तरह से इतने ब्रॉड लेवल पे सिलेबस को आप 1 मंथ में कवर अप करेंगे। इसी के लिए मैराथन लेकर आया हूं। और एक मैराथन में मतलब एक वीडियो में आपका पूरा मैथ का सॉल्यूशन, आपको मतलब पूरे मैथ का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले हम आपको बता दें सॉरी गाइज, उससे पहले हम आपके सामने लेकर आए थे जनवरी से पढ़कर कैसे टॉपर बनते हैं और 1 मंथ में पढ़कर आप अभी से कैसे टॉपर बन सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अपने एग्जाम के बहुत ही नज़दीक हैं, प्रथम सीढ़ी को चढ़ने जा रहे हैं। आराम से चढ़िएगा, फिसलिएगा नहीं, क्योंकि फिसलन बहुत होते हैं। जिस एज में आप चल रहे हैं उस एज में बहुत ज़्यादा फिसलन होता है, बहुत ज़्यादा रुकावट होते हैं। बच्चे बहुत तरह से डेविएट होते हैं, उनको बहुत सारा रोमांस दिखता है, बहुत। और तो ये सारे चीज़ को कंट्रोल करके आप 1 मंथ में अपने आप को अचीव कैसे कर पाएंगे, कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे, इसी सोच को लेकर आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं। वो सोच है, उसके साथ साथ पूरे मैथ का रिवीजन है। तो आइए पूरे मैथ का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा प्रक्रिया क्या होगा, किस तरह से हम रिवीजन कराएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मैराथन को। तो मेरा प्रक्रिया होगा कि हम रियल नंबर से लेकर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तक चैप्टर का ओवरव्यू बताएंगे कि किस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा। फिर हम अपने बोर्ड में लगाए गए पीपीटी से आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को बताएंगे, कुछ कुछ टॉपिक को बताएंगे और वहीं पे क्लियर करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आएगा। और वहीं पे क्लियर करेंगे इस टॉपिक पर भी अगर आप नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट इतना जो इम्पोर्टेंट है, ये जो जितना भी चैप्टर आप इसमें पढ़ रहे हैं 10th में, वो सारा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th का पढ़ा हुआ सारा चीज़ आपको 11th में मिलेगा और 10th का सारा चीज़ पढ़ा हुआ 12th में मिलेगा। मतलब ओवरऑल सारे चीज़ को आपको पढ़ना है फिर से ब्रॉड लेवल पे, तो बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो वीडियो आज बनाने हम आए हैं वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप अपने एग्जाम में टॉपर कैसे बनेंगे, एक ही वीडियो में पढ़कर निचोड़ निकाल लीजिए और उस चीज को पढ़ के चल जाइए, आप टॉपर बन जाएंगे। दूसरा यह पॉइंट ऑफ व्यू है, मैथ है बच्चों, खिलवाड़ नहीं है। मैथ बहुत ही बिहारी का कहा जाता है कि अगर नौकरी करब तो सरकारी न तब बेचब तरकारी। आप सुने होंगे ये कहावत, आप बहुत पुराना है, बहुत ही अच्छा कहावत है। और सही में ये बिहारी लोगों में पैशन होता है, शौक होता है कि अगर हम नौकरी करेंगे तो सरकारी ही करेंगे, नहीं तो उससे अच्छा हम अपना बिजनेस तरकारी का कर लेंगे। तो ये पैशन जो होता है, तो ये पैशन का जो गर्व होता है कहाँ से होता है, ये पैशन क्यों होता है, तो एक ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिहारियों का मैथ इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता
होता है, इतना तगड़ा होता है, उतना तगड़ा किसी का भी मैथ नहीं होता है। और इसलिए हम अपने बिहारी स्टूडेंट पे, या हम खुद बिहार से हैं तो हम इस पे गर्व करते हैं। और हम आप सबों के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप पहले से स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग में क्या चीज का कमी है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और आपको फ्यूचर तक का रास्ता दिखाते हुए अच्छे से मैराथन वे में आप कंटिन्यू एकदम शांत दिमाग से बैठे रहें। बीच बीच में चिल भी होते रहेगा, मस्ती भी चलते रहेगा, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा का अगर वीडियो बन रहा है उसमें मस्ती नहीं हो तो वो क्लास का फिर मजा नहीं, फिर कंटिन्यू बोरिंग टाइप का हो जाता है। तो होगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आपको मैथ का टॉपिक। पहले हम मैथ का टॉपिक आपको बता दें, सॉरी गाइज, मैथ का आपको टॉपिक बता दें यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही बताइएगा, पहला टॉपिक आपके माइंड में होगा रियल नंबर। तो हम पहले मार्क्स डिसाइड करेंगे, 10 मार्क्स। रियल नंबर आपको 10 मार्क्स देता है। टाइम पास करने हम बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन जो चीज़ बताएंगे, जो मोटिवेट करेंगे, जो चीज़ आपको समझाएंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हुए आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी दिमाग खोलकर शांति मन चित्त से बैठे रहें। एक तरह से भजन है राम का, कृष्ण का, उसको सुने और सुनकर अपने एग्जाम को पार करें, यानी एग्जाम के चौखट को पार करें। तो यह देखिए, रियल नंबर आपका 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपके माइंड में, दिमाग में आता होगा अलजेब्रा। अगर बच्चे, हमको जहां तक लगता है कि अलजेब्रा समझते होंगे, रियल नंबर समझते होंगे, अगर उनको हिंदी में जानना है तो इसको कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी रियल नंबर भी कहते हैं, नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं, कहिएगा तो आगे लिख भी देंगे, चलिए लिख ही देते हैं। तो बीजगणित, सॉरी, अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का। देखिए, वेटेज के हिसाब से एक वीडियो हम पहले भी लाए थे अलजेब्रा के ऊपर के 4 टॉपिक पढ़ें और 20 मार्क्स आसानी से उठाएं। तो वेटेज के हिसाब से बहुत ही आसान है। 10th का जो टॉपिक है, मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है। 99 मार्क्स, 100 में 100 मार्क्स लाना आसान है। बच्चे मिस कहाँ कर जाते हैं, उनको लास्ट समय में पता नहीं चलता है कि क्या हम पढ़ के जाएं, क्या नहीं पढ़ के, उनको आइडिया नहीं है। वो भी बच्चे हैं, वो मैच्योर नहीं है। तो हम मैच्योरिटी लेवल पे आपको समझा रहे हैं कि ये चीज़ को पढ़ के जाइएगा, आप एग्जाम में 100 में 100 बनाइएगा। नहीं बनाइएगा तो फिर जो कह सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्क्स का ये हो गया आपका। थर्ड आपके माइंड में आता होगा ज्योमेट्री से पहले क्या आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में नियामक ज्यामिति। जिन बच्चे को पहले से कुछ नहीं पता हो वो नोट भी करते जाएंगे, अगर जिनको पता हो वाह वाह, जिनको नहीं पता हो और भी वाह वाह, क्योंकि सीखने का बहुत ही उनको शौक होगा और वो सीख पाएंगे। साथ में हम यह बताना चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक का नाम लिख रहे हैं। इस टॉपिक में कौन कौन टॉपिक, इस सारे चैप्टर का नाम लिख रहे हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होंगे उसका नाम लिखेंगे। कहिएगा सर ये क्यों, आगे बताइए ना कौन से टॉपिक आएंगे, क्या आएंगे। नहीं, हम पहले ही बोल दिए, टॉपर बनाते हुए आपका फ्यूचर भी डिसाइड करवाएंगे। यानी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, समांतर श्रेणी भी पढ़ना है, और समांतर श्रेणी जिसको आएगा वही 11th में जाकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी अच्छे से पढ़ पाएगा। इसलिए आपको मैथ को अभी ही अवॉइड नहीं करना है। ये मैथ को आपको फ्यूचर तक लेकर
लेकर चलना ही होगा। कोई भी बच्चे हो, आर्ट्स का भी बच्चे हो, उनको भी मैथ लेकर चलना है। मैथ बहुत ही एडवांटेज चीज है, मैथ को कोई नहीं छोड़ सकता है। सभी लोग को ले, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी बैकग्राउंड के बच्चे को मैथ चाहिए, मैथ चाहिए ही चाहिए, उनको श्योरिटी के साथ चाहिए। इसलिए मैथ को ध्यान से पढ़िए, इन फ्यूचर के लिए भी अभी के लिए भी दोनों काम आपका निकलेगा, ये गारंटीड वतन राज का वादा है। नियामक ज्यामिति ये आपका 10 मार्क्स का पूछता है। आगे बढ़िए, 4 नंबर आता है आपका जियोमेट्री। ये ज्यामिति बोला जाता है, ये आपका 20 मार्क्स का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा टॉपिक होगा मेंसुरेशन। ये आपका हो गया क्षेत्रमिति। सभी को नोट करते जाइएगा, जिनको आता होगा कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता होगा नोट करते चलिएगा। ये आपका हो गया मेंसुरेशन। अब आपके पास आता है छठा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। ये आपका 20 मार्क्स का। पूरे जिंदगी अगर त्रिकोणमिति को पढ़ते रह जाएगा तब भी त्रिकोणमिति खत्म नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं खत्म होगा। ये बहुत सीमित दिया जाता है यहाँ पे। इसके बाद 12th में जाइएगा, वहाँ भी सीमित है। उसके बाद आप IIT का तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी तैयारी कीजिए, आपको वहाँ भी मिलेगा त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि गांठ बांध कर रख लिए, ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको पीछा छोड़ दे। लगभग सारे टॉपिक का सभी जगह पे यूज है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड का हो, आपको ये सब का जानकारी आपको चाहिए, बेसिक लेवल का श्योरिटी चाहिए। इसलिए इस लेवल का हम तैयारी अच्छे से मैराथन लेकर आए हैं, कुछ सोच समझ के लाए हैं। 12th वाले भी बच्चे देख रहे होंगे, उनको भी फायदा करेगा। 10th वाले को तो बहुत काफी कारगर साबित होगा आगे 12th पढ़ने के लिए भी और अभी टॉपर बनने के लिए भी। तो आप पूरे इम्तिहान से इत्मीनान से बैठे रहें और प्रेशर कोई नहीं बनाइए, बर्डन कोई नहीं बनाइए, टेंशन फ्री होकर देखिए वीडियो को। आपको हम क्या क्या देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर पे। लास्ट टॉपिक जो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ पे इसको हटा दीजिए, एंड प्रोबेबिलिटी। ये होता है आपका हिंदी में सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये आपका होता है दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का। यही है आपका टोटल टॉपिक। अभी तक बहुत बच्चे को यह भी नहीं पता होता है, यही आपका टोटल टॉपिक है। ये आपको टोटल टॉपिक है, छोटा करके हम दिखा दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे आप देख पा रहे होंगे। यही आपका 7 टॉपिक है जो 10th लेवल पे पढ़ना है। बहुत से बच्चे को यह भी नहीं पता होता है। बहुत से बच्चे स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जबकि सही मीनिंग इसका स्टैटिस्टिक्स होता है। कहा जाता है बच्चों की करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात थे शिल्पे परत निशान। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अभी उसका निशान कहीं ना कहीं पड़ेगा। अगर हमने ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ा है तो पीजी में हमें काम आएगा, पीजी में अच्छे से पढ़ा है तो हमें आगे कोई भी डबल पीजी करना हो उसमें काम आएगा। मतलब कोई भी किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं जाता,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आप अभी खो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ 2 घंटे बने रह रहे हैं, बस यही खो रहे हैं। और इसका आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है, बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? आपके फ्यूचर में ये सातों टॉपिक घूमते रहेंगे और ये सातों टॉपिक का निचोड़ आज आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको अभी टॉपर बनना है 10th वाले बच्चे को, वो टॉपर बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बहुत ज्यादा काफी कारगर साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। बार बार हम ध्यान भटकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बार बार हम प्यार से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और प्यार से मैराथन को करवाएंगे। क्योंकि अगर हम चिल्ला चिल्ला कर वीडियो को दे रहे हैं तो ज़्यादा देर हम भी नहीं बोल पाएंगे, फिर आपको भी बोरिंग लगेगा। इसलिए प्यार से समझते जाइए, समझा रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज़ को समझिए। आइए, अब ये सातों टॉपिक को आप गौर से देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब इस सातों टॉपिक का हम पहले बताते हैं कि आखिर ये टॉपिक में कैसे रियल नंबर का मतलब क्या होता है। कुछ मिस्ट्री हम बताते जाते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, आखिर अलजेब्रा हम लोग के लिए क्यों बनाया गया, आखिर हम लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बनाया गया, आखिर ज्योमेट्री क्यों बनाया गया, मेंसुरेशन क्यों बनाया गया, ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाया गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्यों बनाया गया। कहा जाता है कि किसी न किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है, कोई न कोई चीज़ का रीजन जरूर होता है। तो ये सभी टॉपिक का नाम जो दिया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। पहला हम उठाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। देखिए, बहुत सारे लोग टफ बना देते हैं, टफ होता नहीं है कोई चीज़ टफ नहीं होता है, टफ बनाया जाता है। टफ नहीं बनाना है, हमें एकदम आसानी से लेना है। इसका निचोड़ ही अगर हम समझ जा रहे हैं तो इससे कोई भी लेवल का क्वेश्चन आएगा, हम सोच सकते हैं उसको। इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम संख्या पद्धति की ओर आते हैं। तो संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति ही इसका नाम क्यों दिया गया? तो जब हम लोगों को काउंटिंग सिखाया जा रहा था, कुछ भी बचपन से कराया जा रहा था, तो देखते थे एक लेवल बाय लेवल था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये पद्धति सिस्टम चलते आ रहा है, इसी तरह से चला। अब जो ये संख्या पद्धति है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर मिलियन तक, 1 से लेकर बिलियन तक, ये जो भी है, इसका क्या क्या है, कैसे है, कौन ऑड है, कौन इवन है, किस तरह से संख्या को सजाया जाता है, नंबर सिस्टम पे कौन दाईं ओर रहेगा, कौन बाईं ओर रहेगा, बहुत सारे चीज़ें, उसको डिटेल में सजाना, अच्छे ढंग से लाना। जैसे ऑड नंबर कौन होगा, इवन नंबर कौन होगा, परिमेय संख्या कौन होगा, अपरिमेय संख्या कौन होगा, पूर्णांक कौन होगा, भिन्न कौन होगा, क्या है ये सारे चीज को सजा कर लाना और एक जगह नंबर सिस्टम पे दर्शाना, यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा पे दर्शाना कि ये मिड पॉइंट है तो ये 0 होगा और 0 से दाईं ओर पॉजिटिव और 0 से बाईं ओर निगेटिव, ये दर्शाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि माइनस में भी मार्क्स होते हैं, माइनस में भी अंक होते हैं और प्लस में भी अंक होते हैं। समझ में आया? तो संख्या पद्धति का मेन मोटो है कि जो भी हमारे पास संख्या है उसको किस तरह से सजाए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि अगर ऑड नंबर नहीं आ रहा था तो हम कैसे पहचान पाते कि 3, 1, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर है? कैसे पहचान पाते हैं? ये नहीं पहचान पाते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे पास नहीं आ जाता। इसीलिए इसका नाम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, यानी नंबर को, संख्या को सजाना, बेहतर ढंग से सजाना, इसलिए संख्या पद्धति है। अब हम बताते हैं आपको कि जब इस टॉपिक को हम छेड़ ही दिए हैं तो इस टॉपिक का पूरा निचोड़ हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो आइए, इस टॉपिक का पूरा निचोड़ क्या होगा? तो इस टॉपिक का निचोड़ है आपके सामने, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस टॉपिक में मेनली पढ़ा जाए, सारे चीज को हम नहीं बताएंगे, तो मेनली पढ़ा जाए तो परिमेय वास्तविक संख्या का परिवार, इसको जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या का परिवार,
परिवार, सॉरी का परिवार, मतलब वास्तविक संख्या के अंदर बहुत कुछ आता है। कौन है परिमेय, कौन है अपरिमेय, कौन पूर्णांक है, कौन ऑड है, कौन इवन है, कौन अभाज्य संख्या, कौन रूट संख्या, कौन यौगिक संख्या, बहुत सारा चीज है। इसको जानना, ये 1 से 2 मार्क्स का जरूर पूछता है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में सारा यही सब डालता है कि क्या है सहअभाज्य संख्या, क्या है रूट संख्या, क्या है यौगिक संख्या, क्या है परिमेय, क्या है अपरिमेय, क्या शांत परिमेय है, क्या अशांत परिमेय है, ये सारे चीज आते हैं। तो 1 से 2 मार्क्स फिक्स है, कभी 5 से 6 मार्क्स तक भी पहुंच जाते हैं ये। लेकिन मिनिमम ऑन एन एवरेज देखा जाए ये सारा निचोड़ का, तो 3 से 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में यही डाले रहते हैं। अब आइए आगे, इसमें दूसरा क्या पढ़ना है आपको, पढ़ते देखते जाइए, यही सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक मिनट सॉरी, यूक्लिड टॉपिक हम कहीं से भी दे रहे हैं बट यही सब इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें लेम्मा के बारे में जानना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानना है कि a बराबर BQ प्लस R, ये ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लसा निकालना। दूसरा है आपका इसमें अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंड के बाद उसके बाद आता है आपको कि परिमेय संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको प्रूव करें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला टॉपिक आता है, ये जरूर आता है। √3 दे देगा, कभी 2√+5 दे देगा, कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा और बोलेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, कैसे प्रूव कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन आता है। अभी ट्रेंडिंग में 9th का एक टॉपिक उठाया हुआ है जो अभी तक नहीं पूछता था। 9th में वो टॉपिक पूछता था बट अब 10th में पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत। 0.345 रेकरिंग है 2 के ऊपर। अब इसको प्रूव कीजिए शांत है कि अशांत। कैसे कीजिएगा, तो 100 से इधर गुना, फिर उसके बाद दोनों से और निकाल के परिमेय संख्या प्रूव करना होता है, शांत है कि नहीं है, ये चीज़ देखना होता है। रेकरिंग वाला क्वेश्चन, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। मेरा आवाज़ आपको बहुत धीमे आ रहा होगा, धीमे आ रहा है बट हम जो बता रहे हैं उसको गौर से सुनिए। थोड़ा बोरिंग लगेगा कि इतने टाइम से इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं। हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम जोर से चिल्लाएं, बहुत एनर्जी के साथ, आपके साथ आधा घंटा का वीडियो नहीं देना है हमें, लगभग 2 से ढाई घंटा में हमको सारा निचोड़ बताना है। तो प्यार से आपको बनाए रख के और समझाना होगा। इसी बीच में आगे बढ़ते हैं तो इसमें लगभग यही सब टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आपका लसम असम निकालना हो गया। अब परिमेय संख्या से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि शांत निकालना, शांत है कि नहीं। शांत का कंडीशन होता है, क्या होता है, ये ऊपर में होता है P/2 के पावर m × 5 के पावर n, यहाँ पे ये होता है। अगर ये है तो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो ये सारे कंडीशन को अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे चीज़ को हम एक एक क्वेश्चन भी करवाएं तो हमारे नोटबुक में है, हमारे PPT में लगा हुआ है, हम आगे बताते हैं। पहले ये टॉपिक जान जाइए कि यही टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यही सब टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसमें है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स निश्चित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा या लसा निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 मार्क्स या 2 मार्क्स निश्चित है। 4 मार्क्स यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए 3 से 4 मार्क्स निश्चित है, यानी 7-8 मार्क्स हो गया। उसके बाद शांत वाला या ये दोनों में से कोई एक कभी ना कभी पूछ देता है और ये दोनों को मिला के आपका 10 मार्क्स टोटल हो जाता है। 10 मार्क्स आपको कैसे अचीव हुआ इजीली में, आप समझ गए। अब अभी से जाकर क्या कीजिएगा कि √3 वाला क्वेश्चन को रट जाइए। कैसे भी हमारा नहीं है कहीं भी तो हमारे ऐप पे जाइए, ऐप पे नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे ही, ऐप पे तो सारा भंडार ही है, 700 वीडियो है, खोजिए वहाँ पे आपको मिलेगा। आप जाइएगा नंबर सिस्टम में जाइएगा, परिमेय अपरिमेय, वहाँ पे आपको मिल जाएगा √3 वाला और वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया, नोट्स भी दिया गया,
वहाँ से आप विजिट करें, देखें और समझें। नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताएं कि सर इस सब का एक एक सॉल्यूशन करवा दीजिए ताकि हम रट जाएं। इसको एकदम अब रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं देगा 2√5 दे देगा, 2 + √5 दे देगा, लेकिन रहेगा ऐसा ही। तो ये क्वेश्चन दे देगा तो इसको रट्टा मार लीजिए। इस पे लॉस और मोशन निकालने वाला रट्टा मार लीजिए। ये तो आपको याद रख लेना है एक बार में कि अभाज्य संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारे चीज को रट जाइए। अब यहाँ पे ये दोनों को भी एक एक बार देख लीजिएगा। ये शांत वाला बहुत ईजी है, सिर्फ कंडीशन को याद रखिएगा, उससे बन जाएगा आपका क्वेश्चन। इस सब पे अब हम एक एक क्वेश्चन भी लाते हैं। उससे पहले कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू आप सुन रहे हैं, हम दोनों का वार्तालाप यहाँ पे था काफ़ी देर से। तो हम चाहते हैं कि आप यह बताएं कि कमेंट करके आप यह बताएं कि इस चैप्टर में आप नंबर सिस्टम में 9th में क्या चीज़ पढ़े थे और 9th में आपने पढ़ा था उस चीज़ का यूटिलाइज 10th में आपको मिला कि नहीं। संख्या पत्ती आपको 9th में भी पढ़ना था और क्या चीज़ पढ़े थे। अगर 9th में आप अच्छे से पढ़े होते तो 10th में उसका यूटिलाइजेशन आप 5 से 6 मार्क्स ऑटोमेटिक, या नहीं तो मिनिमम 4 मार्क्स तो श्योरिटी के साथ आप बना पाते हैं। तो आपने 9th में जो गलती किया उसको 10th में भुगतना पड़ रहा है। अगर 10th में भी नहीं पढ़ रहे हैं तो इंटर में भुगतना पड़ेगा। अगर इंटर में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। लिख कर रख लीजिए, ये मेरा गारंटीड है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलते जा रहा है। 9th में जो पढ़ना था वो नहीं पढ़े तो 10th में आपको मौका मिला, 10th में भी नहीं पढ़े इंटर में मौका मिला कि फिर से, क्योंकि इंटर का भी जो भी टीचर होते हैं वो 9th 10th वाले कुछ बेसिक चीज़ को बताते चलते हैं। 9th वाले जो होते हैं वो 8 वाले का बेसिक चीज़ बताते हैं, उसके बाद 10th वाले 9th वाले का बेसिक चीज़ बताते हुए चलते हैं, और इंटर वाले 10th और 9th वाले का बेसिक चीज़ बताते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन पे, वहाँ पे कोई भी टीचर आपके सामने आकर यह नहीं बताएगा कि बच्चों यह आपने नहीं पढ़ा होगा, चलिए हम इसको पढ़ाते हैं। वहाँ पे 1 घंटा का लेक्चर बांटा हुआ रहता है और आता है टीचर ये 32 डाउन एक्सप्रेस सवारी गाड़ी करके, मतलब इस तरह से बोलेगा कि आपको लगेगा कि क्या बोला, क्या समझाया, क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं यार, उससे अच्छा चलो एक नैप ले लेते हैं, 1 घंटा सो लेते हैं। क्योंकि वो आएगा एकदम रूट पकड़े हुए और ये ऐसे बोलते हुए निकलेगा जैसे आपका ट्रेन छूट रहा है। जैसे एक डायलॉग भी हम आपको सुना देते हैं कि 32 डाउन एक्सप्रेस सवारी गाड़ी जो बरौनी से चढ़कर दिल्ली को जाती है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। जिन व्यक्तियों को चढ़ना है चढ़ जाइए, उतरना है उतर जाइए, वरना ये गाड़ी खुल चुकी है। अब बताइए जितना देर में बोला उतना देर में कितने लोग को गाड़ी खुल गया होगा, कितने लोग बैठ पाए होंगे, क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो ये सब चीज़ जो है मतलब कि आपसे छूटे नहीं, इसलिए ये सब चीज़ को आपको समझना जरूरी है। मतलब आपको बंधे रहना है कि 9th में नहीं पढ़े, चलो अभी भूल हो गया है, ठीक है 10th में पढ़ लेते हैं। अगर 10th में भी नहीं पढ़े, चलो इंटर में जो 10th के बाद का समय बचता है उसके बाद से इंटर में हम 9th 10th वाला भी पूरा रिवीजन कर लेंगे। अगर वहाँ छूट रहे हैं तो आप चूक जा रहे हैं, आप चूक जा रहे हैं। आप वो नहीं हैं जो आँख भी नहीं हो तो आप इशारा पे तीर चला दें और इशारा पे जाकर वहाँ पे तीर लग जाए, ऐसा आप नहीं हो। तो आपको मेहनत करना होगा मॉडर्न। और अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया। पहले का कंपटीशन क्या था कि बहुत कम लोग चाहते थे कि हमें जॉब चाहिए। अभी है कि सभी लोग का अचीव ही गोल ही होता है कि हमें जॉब चाहिए, जॉब जॉब जॉब, जॉब नहीं तो बिजनेस। अब बिजनेस के लिए भी माइंड चाहिए, जॉब के लिए भी माइंड चाहिए। तो आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और मैथ ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ा है। जिसकी दुकान आगे बढ़ी है वो मैथ से ही आगे बढ़ी है। तो मैथ को आपको लेकर चलना होगा। साइंस भी बहुत है, लेकिन साइंस भी तभी आपके लिए है जब आप मैथ को अच्छे से जान रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बात को आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा थके हुए हैं, बट कोई नहीं, आपके लिए टायर्ड नहीं, हम सारे वीडियो को लेकर आएंगे और लेकर आ रहे हैं और मैराथन आज करवा के ही कंप्लीट मानेंगे। ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम तो रियल नंबर में अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं अगर टॉपिक की ओर। लेकिन हम उससे पहले चाहते हैं
आप लोग का वोटिंग होना चाहिए। आप लोग बोलिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम टाइम देख लेते हैं, तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप लोग ये बताइए कि क्वेश्चन बताएं या नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो किसी में क्वेश्चन सारे को लेकर आएंगे। अभी सिर्फ निचोड़ बताते चल जाएं कौन इंपॉर्टेंट है, कौन VVI है, कौन VVI है, कौन आपके लिए नहीं भी पढ़े तो अभी चलेगा, कौन किसको साइड रख सकते हैं, किसको पढ़ सकते हैं। टॉपिक को क्लैरिफाई करना यह आपके लिए जरूरी है या क्या। जैसे नंबर सिस्टम में हम 10 मार्क्स कैसे आपको अचीव करवाएं, 3-4 चीज़ को पढ़िए, 10 मार्क्स आपका अचीव हो गया। जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता था, हमारे भी ऐप पे है, तो बहुत गहराई से पढ़ाया जाता था। हालांकि क्रैश कोर्स है, फिर भी हमारे टीचर के पास इतना एक्सपर्ट थे, उनके पास इतना नॉलेज था कि उनसे क्वेश्चन छूट ही नहीं पा रहा था। मतलब उनको कोई थ्योरी का कंसेप्ट छोड़ ही नहीं पाते थे। मतलब उनको हम लोग लाए थे भले ही क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन वो क्रैश कोर्स का टीचर नहीं थे। वो चाह के भी अपने माइंड से छोड़ी नहीं, क्योंकि वो जब बोर्ड पे आ जाते हैं तो अपना बकना स्टार्ट करते हैं, तो सारे चीज़ को एक बार निकाल देते हैं। उनको सीमित करते करते हम लोग इतना क्रैश कोर्स में डाले हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत ही गहराई है, समुद्र की खाई है, जो डूब जाता है वो निकल नहीं पाता है। जैसे आजकल के बच्चे लड़का लड़की वाले खिस्से में डूब जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। कैरियर गया भाड़ में, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाई है। आप लोग सुनते होंगे, शाहरुख खान का डायलॉग है, हम भी एक बार आपके सामने सुनाते हैं, आपका एंटरटेन भी हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था, हम लोग ऑफलाइन में उस दोस्त का हमने कोचिंग मतलब हैंडल कर रहे थे, हम भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो वो जब उसको ऐसा हुआ कि उसकी भी मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, उसकी भी कोई थी जिसके लिए वो बार बार यही गाना सुनता था, यही शाहरुख खान का डायलॉग सुनता था कि तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, जब तक है जान, जब तक है जान। ये बार बार सुनता था, बार बार सुनता था। हमें लगता था यार क्या हुआ इसको, क्या नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि उसको जिसके सामने मारना था उसके सामने वो मार नहीं पाया, उसके सामने वो डायलॉग दे नहीं, चिपका नहीं पाया। जानते ही हैं हमारे बिहारी लोग, लज्जा टाइप का, शर्म टाइप का होता है, सामने जानते ही सारा हवा गुल हो जाता है। तो उसने, जब हम कोचिंग में 15 अगस्त या 26 जनवरी था, हम झंडा तोलन के बाद हम लोगों ने बहुत सारा अपने लेक्चर को तैयार किए हुए थे, वो बता रहे थे, बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी में वो उससे रहा नहीं गया। वो बोला कि यार कोई भी चीज़ अगर निगेटिव के लिए सोचा गया है, अगर वो निगेटिव में नहीं हो पा रहा है या उसको वो चीज़ अचीव वहाँ पे नहीं हो पाया, उसको किस तरह से पॉजिटिव बनाया जाए ये सोचना चाहिए। उसने क्या किया कि वो डायलॉग को मेरे सामने चिपका दिया और बोला कि देखिए, प्यार सिर्फ लड़कियों से नहीं हो सकता है, प्यार दोस्तों से भी होता है, प्यार माँ से भी होता है, प्यार बहनों से भी होता है, प्यार भाइयों से भी होता है। तो जो हमारे वतन राज सर हैं, हमारे लिए भाई हैं, हमारे लिए दोस्त हैं और हमारे लिए एक आइडियल पर्सन है। तो इनके लिए जो हम जिनके लिए हमने रखा था उनको नहीं सुना के हम इनको सुनाते हैं कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। समझ रहे हैं, तेरे जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ। तो आप समझ रहे होंगे कि निगेटिव थॉट को किस तरह से वो सर ने पॉजिटिव बनाया और हम पे चिपकाया, और हम पे चिपका के उस समय एहसास होता, उस समय लगता है कि यार अगर आइडियल पर्सन है, अगर आप अच्छे हैं, सभी के लाइफ में डिस्ट्रैक्ट और इंट्रैक्ट होता है, सभी आकर्षित होते हैं और सभी विकर्षित होते हैं, सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ रहता है। हम अपने आप को सफाई दे देंगे कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं तो नहीं हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक एज आता है, एक उम्र आता है जिस उम्र में आदमी को कुछ न कुछ मतलब वो उस तरह का माहौल में नहीं भी चाहते हुए ढल ही जाता, बट उसी माहौल को जो कंट्रोल किया है, उसी माहौल को जो त्यागा है, वही आगे पाया है। तो उस माहौल को कंट्रोल करना जरूरी था। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमारे अंदर ऐसा फीलिंग ही नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमारे अंदर भी होता है, आपके अंदर भी होता है, सबके अंदर। उसको कंट्रोल करना होता है।
तो सर ने वहाँ पे कंट्रोल किया, नहीं कर पाया, लेकिन उसका पॉजिटिव वे में इस तरह से निकाला कि हमको सैल्यूट करना पड़ा कि सही में सर आप सैल्यूट के भागीदारी हैं कि आपने उस निगेटिव थॉट को कैसे बच्चों के सामने पॉजिटिव में तब्दील कर दिया, किसी बच्चे पे इफेक्ट भी नहीं हुआ और आपके अंदर का भड़ास भी निकल गया, दोस्तों के बीच आ गया और इसका एक पॉजिटिव वे बन गया, जिसको लोग शाहरुख खान का डायलॉग सुनते ही निगेटिव थॉट लेता था कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को तो आज मार ही देंगे, हम अपने गर्लफ्रेंड को आज जाके यही डायलॉग मारेंगे और पक्का वो उधर से प्रपोज कर देगी। ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बस यही आता था। लेकिन वो सर ने हम पे मारे और हम पे मारकर वो बोले कि आप ही मेरे जान हैं, आप ही मेरे जहान हैं। तो ये बहुत काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशीदायक है। तो ये पल था जो हम आपको सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक जो है, हम पहले पूरे टॉपिक को ओवरव्यू देते हैं, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद उस चैप्टर से क्वेश्चन होगा। अगर टाइम बचेगा तो हम पढ़ाएंगे। पहले देख लेते हैं टाइम कितना हो गया आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए, हम दूसरा टॉपिक आपके सामने है अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित। आपको हम बताए थे जो 20 मार्क्स का है, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाए थे और हमको दिए थे। 4 ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब पहले जान लेते हैं कि बीजगणित ही इसका नाम क्यों रखा है, उसका संख्या पत्ती क्यों रखा गया, संख्याओं को अरेंज करने के लिए आपको बताएगा इसका नाम बीजगणित क्यों रखा गया। तो हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ कांस्टेंट वे में चलता है, बहुत सारे चीज़ वेरिएबल वे में चलता है। जैसे हमारा एज जो है, हमारा उम्र जो है, हमारा लंबाई जो है, एक बचपन से लेके एक उम्र तक एक एज तक 18 वर्ष तक 15 वर्ष तक ऐसा कुछ एज होता है जिस एज तक लंबाई ग्रोथ करेगा। तो वेरिएबल है, मतलब स्टार्टिंग में वो इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, आज इतना है। कुछ समय के बाद वो 20-25 साल का होते हैं, उसका एज जो लेंथ जो होता है वो सीमित हो जाता है, अब वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से थॉट आया हमारे विशेषज्ञ को, अलजेब्रा का जो किए थे आविष्कार वो हैं अल-ख्वाज़मी जी। अल-ख्वाज़मी ने किया था, अल-ख्वाज़मी सर ने जो किए थे, तो उनको एक थॉट आया कि आदमी कांस्टेंट होता है कभी और उससे पहले वेरिएबल होता है, या वेरिएबल होता है बाद में कांस्टेंट होता है, पहले कांस्टेंट होता है बाद में वेरिएबल होता है। जैसे पेड़ पौधे भी देख सकते हैं आप, जितने भी सजीव चीज़ हैं, बहुत सारे चीज़ हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट पे है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे लाइफ में, हमारे कैलकुलेशन में भी आते होंगे कि ये चीज़ वेरिएबल हो सकता है, ये चीज़ कांस्टेंट हो सकता है। तो हम जैसे यहाँ पे देखें कि अगर हम मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हमको दे दिया जाए 1, तो हमको मानना है कि x का वैल्यू हमेशा 1 होगा इस कंडीशन में जो क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन x का वैल्यू हमेशा 1 होता है क्या? x को हम हमेशा 1 मानते हैं? नहीं, कभी नहीं। x को कभी भी 1 नहीं मानते हैं। बट यहाँ पे दिया गया कि x को 1 मानना है, मतलब यह कांस्टेंट बताया गया यहाँ पे कि x का है क्या है, 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो कांस्टेंट यानी अचर और चर, अचर और चर के मिलन से बीजगणित का निर्माण हुआ। यानी आप देखे होंगे लीनियर इक्वेशन का ax + by + c, आप देखे होंगे इसमें देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये दोनों के यहाँ भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और दोनों के निर्माण से क्या बना है? बीजगणित, लीनियर इक्वेशन, लीनियर समीकरण। तो समीकरण लीनियर है, रेखीय है, उसका घात से पता चलता है। तो मतलब अलजेब्रा का आविष्कार करने के पीछे रीजन हुआ कि कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस को देखना, किस तरह से हम पुट करेंगे, कभी x को 1 मानेंगे, कभी x को 100 मानेंगे, कभी x को 1000 मानेंगे, कभी x को 1.5 मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं का। लेकिन b a जो भी है ये सब कांस्टेंट पार्ट है, तो ये हमेशा के लिए वही रहेगा। इस तरह से बहुत सारे चीज़ को देखा गया कि उसको गुना कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारा चीज़ को देखा गया। तो अलजेब्रा का इस तरह से उत्थान हुआ, समझ रहे हैं ना, मतलब उस आविष्कार हुआ कि अलजेब्रा इस तरह से आया है। अब हम इस पे टॉपिक डिसाइड करते हैं
सॉरी, अब इस पे हम टॉपिक डिसाइड करते हैं और टॉपिक डिसाइड करके हम आपको बताते हैं उस टॉपिक के बारे में अलजेब्रा में कि कौन कौन टॉपिक आप पढ़िएगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ऊपर चलिए, आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए। क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि आपका फ्यूचर डिसाइड हम करवा रहे हैं और टॉपिक में से कौन कौन टॉपिक अभी आपको पढ़ना है ये क्या डिसाइड करवा रहे हैं, टॉपर बना रहे हैं। तो दोनों काम हमारा पैरेलली चल रहा है। आइए टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक है, सॉरी, पहला टॉपिक है आपका अलजेब्रा में कि चर और अचर को जानकर आप लीनियर इक्वेशन को जानना है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन क्या है तो उसको पहले जानना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या कहा गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैखिक समीकरण, इसी पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। मतलब अलजेब्रा का रैखिक समीकरण, एक चर वाले भी रैखिक समीकरण होता है, उससे पहले बहुपद भी होता है, लेकिन ये सब छोटा कंसेप्ट है। एक चर वाले रैखिक समीकरण ये सब छोटा कंसेप्ट है जो आपको बेसिक में जानना है। बट दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दो चर वाले किसको कहेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जो होता है, ये दो चर वाले हुए। एक चर वाले क्या है? ax प्लस सी, ये एक चर हो गया। बी वाई प्लस डी, ये क्या होगा? एक चर हो गया। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले, चर यानी वेरिएबल और अचर यानी कांस्टेंट। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो बहुपद का पढ़ना होता है कि एक पद, दो पद, तीन पद, बहुपद, बहुपद तक कैसे जानेंगे, कैसे चर हुआ, कैसे अचर हुआ, ये सारी चीज़ का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो 1 से 2 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण का बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम बताते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के टॉपिक को। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो टॉपिक है इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है। अब हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सा चीज़ आएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम सारे टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं। चलिए आइए, उसके बाद आता है आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ही आ जाता है ब्रजगुणन, पूरे पांचों मेथड। उसके बाद आपका ग्राफ, यानी आपका हो गया ग्राफ। उसके बाद आपका तीसरा नंबर में आता है आपका ग्राफ के बाद फर्स्ट में आप जोड़ सकते हैं कि बहुपद तथा बेसिक कंसेप्ट, बहुपद तथा बेसिक कंसेप्ट। इन फ्यूचर ये सब काम आएगा, इसलिए सारे टॉपिक को लिख रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण, सबसे लंबा टॉपिक ये है दो चर वाला। उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी कोई भी बच्चे हों सीख सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समझ रहे हैं? राइटिंग पे मत जाइए, कंसेप्ट को जानिए। समांतर श्रेणी, यही 5 टॉपिक है जिसको पढ़ना होता है। तो आपको अलजेब्रा पूरा यही सब टॉपिक पे घूमते रहता है। जब 11th 12th में जाइएगा यही
5 टॉपिक बहुत सारे चीज़ों में तब्दील हो जाएगा और बहुत सारे चीज़ को विस्तार लेवल से, द्विघात को बहुत विस्तार लेवल से, अरिथमेटिक को 3 पार्ट में बात करो, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ जो होता है बड़ा बड़ा ग्राफ बनाकर देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये टॉपिक को जाने जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा सभी बच्चों के लिए, जो 12th वाले होंगे उनके लिए भी, 10th वाले होंगे उनके लिए भी, 11th वाले होंगे उनके लिए भी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी के भी बच्चे होंगे, सबको यही टॉपिक जानना है और ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हम 20 मार्क्स पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो 20 मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, बेसिक कंसेप्ट से 1 से 2 मार्क्स, उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें 3 टॉपिक आएंगे आपका, एक हो जाएगा आपका 3 टॉपिक नहीं, इसमें 5 मेथड होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है लुप्तीकरण। यही मेथड पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि लुप्त कर देना है, एक को x को लुप्त करके y निकालना है, y को लुप्त करके x निकालना है। उसके बाद होता है काट प्लान मेथड, x को तब्दील कर दीजिए y में, y को तब्दील कर दीजिए x में, उस तरह से काट प्लान मेथड। काट प्लान मेथड यानी ब्रज गुणनखंड, इसको कहते हैं कि x वाले को x वाले के तरफ काट प्लान और y वाले को y वाले के तरफ, और तब गुना करके तब x y करके y स्क्वायर में तब्दील करके तब बनाना। उसके बाद ये सारे मेथड को बताया गया है हमारे प्रोडक्ट्स BSB के चैनल पे, ऐप पे, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नहीं तो हमसे चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे, एकदम हाजिर होंगे। उसके बाद आता है आपका कि अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और भी 2 होते हैं, ब्रज गुणनखंड एक हो गया, एक लुप्तीकरण हो गया, एक अनुपात निर्णय हो गया, एक विस्थापन विधि हो गया, एक और कोई विधि होता है। ये 5 विधि हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही लुप्त करके बनाना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स है। ग्राफ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स है, 5 5 10, द्विघात अब 2 नंबर, वहाँ से 12 नंबर आपको मिल चुका है, और 1-2 नंबर यहाँ से भी 12 2 14 नंबर आपको मिल सका है। अब द्विघात का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एगो पूछ देगा, एगो AP का 3 मार्क्स का पूछ देगा, 3 3 6 20 मार्क्स हो गया। या एरिथमेटिक का लंबा क्वेश्चन भी पूछता है थ्योरी वाला, या क्वाड्रेटिक का भी लंबा क्वेश्चन थ्योरी वाला पूछता है कि परिभाषा में दिया रहता है कि नाव का धारा ऐसे है तो विपरीत में क्या होगा। इसमें देता है कि लाइन में कतार में खड़ा है तो कौन सीरीज में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका कैसे निकालेंगे, तो सबका परिभाषा वाला क्वेश्चन देता है। तो अगर वो दिया तो 5 मार्क्स का एक ही, दोनों में से कोई एक ही टॉपिक पूछेगा। अगर दोनों पूछना हुआ तो 3 3 मार्क्स, जनरली 3 3 मार्क्स का दोनों पूछता है। और ये 5 5 मार्क्स फिक्स है। ग्राफ से 5 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ से और 2 मार्क्स इससे, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 7 मार्क्स लगभग फिक्स है। ग्राफ से 5 मार्क्स, 12 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ से 14 मार्क्स, और यहाँ से 3 3 6 20 मार्क्स। मतलब ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 चर वाला और ग्राफ सबसे ज़्यादा। उसके बाद द्विघात और AP ये पढ़ लीजिए तो 20 मार्क्स लगभग तय है। ये नहीं भी पढ़े तो चला। यानी इम्पोर्टेंट में जो ग्राफ प्रायोरिटी बनेगा तो सबसे पहले 2 चर वाला का, तब ग्राफ का, तब बनेगा ये दोनों का, तब बनेगा उसका। इसको पढ़िएगा, 20 मार्क्स एकदम तय है, कोई नहीं रोक सकता आपका 20 मार्क्स। 20 10 30 मार्क्स का डिटेल में हम आपके सामने चर्चा किए हैं, आप देख सकते हैं, देखे होंगे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर, तीसरे पड़ाव पे हम पहुंचते हैं। तीसरे पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। तीसरा आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सामने है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से विस्तार से बताने से पहले हम आपके साथ कुछ बताना चाहते हैं आपको कि बच्चों ये मैराथन जो आपको दिया जा रहा है, ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ये टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के जाइए, आप अच्छा कर पाइएगा, इसके लिए दिया जा रहा है। बट अब आपको हम बता दें कि ये टॉपिक जो आप पढ़ के जा रहे हैं, ये सब टॉपिक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक ही अगर आपके जीवन में समझ गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है हिंदी नियामक ज्यामिति। बता चुके हैं अब नियामक ज्यामिति। अब इसका डिटेल से चर्चा करते हैं। इनको रेने दकार्ते ने लाया था, रेने दकार्ते महोदय ने लाए थे इनको, और इनको रेने दकार्ते महोदय ने क्यों लाए थे, ये सारा पैमाने पे हम अच्छे से चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े होंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रारॉक्स बीएसबी के चैनल को फॉलो करके मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, ये सारे चीज़ को पढ़िए। आप अच्छा करिएगा। वो टॉपर बनाने का कैसे बताया है वहाँ पे जाकर सीखिए, आप अच्छा कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फिर भी तैयारी में कमी है, टॉपिक हमको डिसाइड नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, आप ऐप को विजिट करें, डाउनलोड करें, रजिस्टर करें प्ले स्टोर से और वहाँ से जाकर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसको 299 में अभी ऑफर भी चल रहा था, खरीद लीजिए और खरीद कर देख भी सकते हैं। और देखकर आप अपने आप को अच्छा टॉपर बना सकते हैं। एक जो रेस होता है, किसी भी चीज़ का रेस होता है, उसमें सब लोग पैरेलली दौड़ता है, लेकिन जो धावक होता है, जो सही असली धावक होता है, वो कछुए के रेस की तरह स्टार्टिंग में दौड़ता है और लास्ट में अपना पूरा जी जान लगा के वो आगे बढ़ के जीत जाता है। तो अपना रेस को इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि धीरे 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 आपने 1 साल के टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ा, अब आपके पास 1 मंथ है, अब आपके पास कम टाइम है, अब आप कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे अपने आप को अचीव करेंगे, अच्छे से कैसे मार्क्स लाएंगे, ये सारे चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस रेस में आप हिस्सेदार हैं और असली धावक बनना चाहते हैं तो आप फिसलिए मत जिस सीढ़ी पे चल रहे हैं, क्योंकि इस सीढ़ी से फिसलने के बाद लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब का ही रास्ता देखते हैं। वही 10,000 5,000 बिहारी लोगों का ज़्यादातर यही होता है हाल कि अगर 10th में ही फिसल गए, ज़्यादा से ज़्यादा 12th में जाकर घिसे, वहाँ भी फिसल गए, तो उनको फिर पंजाब जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, यही आपको दिखता होगा कि जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा, क्या नहीं बोलेंगे आगे, आगरा, समझ रहे हैं। तो आपको दिल्ली, मुंबई, आगरा पहुंच जाना होगा, पंजाब पहुंच जाना होगा, हरियाणा पहुंच जाना होगा कमाने के लिए, घाघरा के लिए नहीं, समझ रहे हैं। तो आपको पहुंचना होगा। अगर उस चीज़ से बचना चाहते हैं, उस चीज़ से आप अगर बचना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरा बात मानिए। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप पढ़िए ध्यान से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहा जाता है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कभी। मतलब कल जो करने वाले हो उसको आज करो, आज जो करने वाले हो अब करो। इसी को विपरीत में बोला गया है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है वर्षों। तो अगर इस ट्रेन के सफ़र किए कि अभी जीना है वर्षों, तो जीते रह जाइएगा, आपका प्लेटफॉर्म छूट के नीचे रह जाएगा, आप पीछे रह जाइएगा, प्लेटफॉर्म पे ही घूमते रह जाइएगा वर्षों वर्षों। और अगर आपको काल करे सो आज करना है, मतलब जब जागो तभी सवेरा वाला पे रास्ते पे चलना है, तो आपको करना होगा। एक और कहावत हमारे माइंड में अभी आ रहा है तो हम चाह रहे हैं आप लोगों को सुना दें कि हमारे सर थे जिससे हम लोगों ने ऑफलाइन में 10th 12th को किया है, अच्छे से पढ़ाए थे, बहुत ही हम रेस्पेक्ट करते हैं उनका। वो सर हम लोगों को बताए थे कि एक कहावत था, एक प्रोवर्ब है, या एक ऐसे सुनते भी होंगे कि ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करें, आप हूँ शीतल हो, कबीरा आप हूँ शीतल हो। ये आप सुने होंगे। तो ये बहुत कबीर का अमृत वाणी है जो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग सुनता है और ये सही चीज़ है कि ऐसी मतलब
वाणी बोलिए, ऐसा मीठा वाणी बोलना चाहिए जिससे अगला का मन का आपक हो जाए, उसको लगे कि आप में मंत्र मुग्ध हो जाए। और आप उस तरह से ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करें, मतलब दूसरे को आप शीतल करेंगे, खुद भगवान आपको शीतल बना देंगे, ठंडा बना देंगे, अच्छा बना देंगे, सुशील बना देंगे। ऐसा था हमारे सर बताएं कि एक उसको पलट के एक आदमी ने उनको बताया कि ऐसा होता है, जो इसको मजाकिया टाइप में ही बताया बट बहुत ही अच्छा चीज़ था कि ऐसी बानी बोलिए कस के झगड़ा हो, उसके बाद उससे कभी ना लागिए जो आपसे तगड़ा हो, कबीरा आपसे तगड़ा हो। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा बानी मत बोलिए जो कस के झगड़ा हो जाए, और उससे कभी मत लगिए जो आपसे तगड़ा हो जाए। चलिए, बहुत ही हो गया कमेंटबाजी और बहुत सारे चीज़ को आप जान गए। आइए इसका टॉपिक डिसाइड करते हैं। उससे पहले कोऑर्डिनेट का खासियत क्या हुआ कि ज्योमेट्री पढ़ना, इससे पहले ज्योमेट्री का ही हमको टॉपिक बताना चाहिए था बट कोई नहीं, बताते हैं। जब ज्योमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ रहा था तो ज्योमेट्री में क्या होता था कि आयत है, रेक्टेंगल है, वर्ग है, आपका समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद आपका बहुत सारा चीज़ है जिसको आप कर रहे हैं। उसके बाद पाइथागोरस पढ़ में आया, बहुत सारा चीज़ है। तो उससे क्या होता था कि 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में मापा, डिस्टेंस को मापा, जैसे घर का ज़मीन मापना। पहले पूर्वज लोगों में ज़मीन नहीं मापा जाता था क्योंकि रहने का संख्या कम था, बहुत कम लोग थे धरती पे, और धरती इतनी विशाल, तो वो लोग बांटते नहीं थे। कहते तुम कहीं रह जाओ यार, हम कहीं रह जाएं, तुम कहीं हम कहीं, कोई बात नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन आज क्या हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या को देख के, बढ़ते लोगों को देख के, ये रेने दकार्ते महोदय जी के दिमाग में आया कि अगर कुछ बंटवारा का सिचुएशन, कुछ पैमाना नहीं बनाया जाएगा, कुछ कोऑर्डिनेट नहीं बनाया जाएगा कि अगर फ्लाइट का डायरेक्शन जो है या किसी भी चीज़ का डायरेक्शन जो है, कहाँ से किस कौन सा प्लेन में चल रहा है और कहाँ पे जाकर रुकेगा, तो उसका XY का डायरेक्शन अगर नहीं पता हो, 2D प्लेन नहीं पता हो कि किस प्लेन पे चल रहा है, कैसे समतल पे चल रहा है वो, तो वो 3D में है कि 2D में है। अगर XYZ में है तो वो 3D में आ जाता है, XY में है तो 2D में आ जाता है। तो 2D प्लेन पे वो उसका निर्देशांक कैसे है कि जब उड़ा वो वहाँ से, और वहाँ से लेकर वो पटना को वो पहुंचा, लैंड किया, तो पटना के किस XY पोजीशन पे वो लैंड किया है, वहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस को मेजर करना हो तो आराम से मेजर कर सकता है। यानी पॉइंट, निर्देशांक स्थापित कर दिए, और निर्देशांक स्थापित करने पर आसानी हो गया कि पटना का डिस्टेंस यहाँ से बैठे बैठे हम माप सकते हैं। अब मान लीजिए कि पूर्वज लोग होंगे जिनको इस सब चीज़ का जरूरत नहीं होगा, वो क्या करते होंगे कि पैर से या डेग से या जैसे भी फीता से नापते जाते होंगे, ज़िंदगी लग जाता होगा। बैलगाड़ी पे पहले पता ही होगा, बैलगाड़ी पे सवारी होता था, एक पत्र पहुंचाने के लिए 6 महीना बाद उनके पास पत्र पहुंचता था, अपने महबूबा के पास या अपने बहन के पास, अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, कि हम सही सलामत हैं। मतलब आज वो बेचारा पत्र लिखा, आज उसका पत्र कल तक पहुंच जाना चाहिए, तब सब लोग जानता कि अरे भाई मेरा सब बच्चा जो है, मेरा भाई जो है, मेरा बहन जो है वो कुशल मंगल है। लेकिन वो पत्र 6 मंथ बाद पहुंचता था। बेचारा आज तो ठीक था, लेकिन 6 मंथ बाद ठीक होगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। तो वैसे होता था। तो उस समय कोई ज़रूरत नहीं था। आविष्कार क्या होता है, आविष्कार बोले तो कि जब ज़रूरत होता है, जब कुछ ज़रूरत होता है तभी जाके आविष्कार होता है। तो आविष्कार इसका उस समय ज़रूरत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, पॉपुलैरिटी बढ़ी, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सामान का स्थापना हुआ, आविष्कार हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ, तो ज़रूरत पड़ा। जैसे प्लेन को ही लैंडिंग करना हुआ, फ़ोटो खींचना हुआ, तो फ़ोटो जो इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो हम X में है, Y में है, निर्देशांक स्थापित नहीं करेंगे तो हमारा किस लेवल का फ़ोटो आएगा ये डिसाइड नहीं होगा। तो बहुत सारा चीज़ है। हम दिल्ली से, यहाँ से बैठ कर दिल्ली तक का दूरी को कैसे डिस्टेंस करते हैं, किस
रास्ता से जाएं कि हमको नज़दीक पड़ेगा एक्स वाई से निर्देशांक से, मतलब यानी मैप को, पूरे मैप को तैयार करना कोऑर्डिनेट निर्देशांक के थ्रू होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या क्या टॉपिक होगा, ये टॉपिक हम आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए, हम 2 मिनट में आते हैं, फिर हम आपसे वार्तालाप करते हैं। 2 मिनट में आपके सामने हम फिर से वापस आएंगे। तब तक आप टॉपिक डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इतना देर का गैपिंग में कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम 2 मिनट में आपके सामने आ रहे हैं। मैराथन हथेली है, आप 50 मार्क्स 30 मार्क्स अचीव कर चुके हैं, 40 मार्क्स की ओर हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी हम 100 मार्क्स तक कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी प्यार प्यार से समझ के अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए इसको देखिए, हम आते हैं 2 मिनट में। चलिए बच्चों, आपने क्लियर किया होगा, नहीं किया होगा तो हम करते हैं आपके सामने, हम इसीलिए आए ही हैं, हम क्लियर करते हैं। आपका इसमें टॉपिक जो होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे पहले बेसिक में होता है कार्तीय तल यानी पाद, क्वाड्रेंट। इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत होता है। क्वाड्रेंट पहचानना कि कौन एक्स वाई पे है, कौन माइनस एक्स माइनस वाई पे है, कौन माइनस एक्स प्लस वाई पे है। ये क्वाड्रेंट को कार्तीय तल को अच्छा समझिएगा, 1 से 2 मार्क्स यहीं से डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला में तो 3 टाइप का डिस्टेंस फार्मूला है। एक हो गया आपका कि डिस्टेंस फार्मूला मूल बिंदु से, एक डिस्टेंस फार्मूला होगा समदूरस्थ होने पे, एक डिस्टेंस फार्मूला होगा कि बीच का मिड पॉइंट से। अब यहाँ पे आ जाइए, आगे होता है कि m अनुपात n में विभाजित करना। तो वो 2 तरह से विभाजन होता है, m अनुपात n में विभाजन। ये 2 विभाजन होता है, बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर होता है आपका ये बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। उसके बाद आपका आता है सेंट्रॉयड का कंडीशन। उसके बाद आपका आता है क्या बोला जाता है, सेंट्रॉयड का कंडीशन आ गया, आपका मिड पॉइंट का कंडीशन आ गया, अनुपात n में मिड पॉइंट का कंडीशन आ गया। उसके बाद आपका आता है अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन हो गया, बाइसेक्ट वाला। उसके बाद सेंट्रॉयड, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आपका आता है एक फिर उसके बाद क्या आता है, सेंट्रॉयड आ गया, ठीक है। एक मिड पॉइंट का आता है x1 + x2/2, x1 + y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट के लिए आता है। तो ये होता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछता है 1 से 2 मार्क्स का, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब आप इसको कैसे रट पाइएगा 1 मंथ में, आपको डिसाइड करना है। और आपको नहीं डिसाइड का हो पा रहा है तो हमको बताइएगा, हम डिसाइड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से एक क्वेश्चन फिक्स है, वो मूल बिंदु से ज्यादातर नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव में समदूरस्थ से पूछेगा या 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए बोलेगा, वो पूछेगा। m अनुपात n में विभाजित करना, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन में पूछता है कि m1 x1 + m2 x2/m1 + m2, इस तरह से m + n। सेंट्रॉयड का x1 + x2/x3 + 3 इंटू
कॉमा देकर y1 + y2 + y3/3 इस तरह से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इस तरह से जो फॉर्मूला आता है वो। इससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 5 मार्क्स का श्योर आएगा। अगर इससे आ रहा है तो, अगर ये तीनों से आ रहा है तो ये तीनों से 3 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 2 2 2 3 6 2 मार्क्स यहाँ से, और एक आध इसी में से कोई एक आध क्वेश्चन पूछ देगा 8 मार्क्स का। या अगर ये सब में भी हार्ड करना चाहता है तो ये 5 मार्क्स का तो फिक्स आता है, ये जब भी आता है तो 5 ही मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में रेयरली दे देगा कभी कभी, नहीं तो 5 मार्क्स में ही देता है। तो ये आने का चांस रहता है। ये पढ़ लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये चारों से किसी से भी पूछ देता है क्वेश्चन, कोई गारंटी नहीं किससे पूछ देगा क्वेश्चन, बट ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों का जानकारी जानना आपको जरूरी है। तो इतना ही टॉपिक है जिसको आपको 10th लेवल पे जानना है, और ये अगर जान रहे हैं अच्छे से 12th में, 10th में, अरे 11th में, ग्रेजुएशन तक आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ, मेरा ही समझाया हुआ टॉपिक के बाद उसी के राउंड अबाउट घूमते हुए आपको ब्रॉड लेवल पे सीखिएगा, ये मेरा वादा है। तो ये आप समझिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथा है आपका ज्यामिति, जियोमेट्री। आप अभी तक 40 मार्क्स को गेन कर चुके हैं। अब आपके पास है ज्योमेट्री 20 मार्क्स, जो 60 मार्क्स पूरा देगा। ज्यामिति में अब ज्यामिति का आविष्कार क्यों हुआ, तो ज्यामिति का आविष्कार क्यों हुआ, उसका तो आविष्कार कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को, निर्देशांक को देखने के लिए कि कौन पॉइंट पे हम खड़ा है। अगर हम ये पॉइंट पे हैं तो हमारा स्थिति कैसे बताया जाएगा कि हम कितने x और कितने y पे खड़ा है, क्या है, उसके लिए हुआ। ये इसलिए आया कि हमारे आसपास का जमीन होगा, जो भी होगा, किस पैमाने पर नापा जा रहा है, क्या हो रहा है, उस तरह का। जैसे ज्योमेट्री में पार्ट हो गया कि कोई फिगर है, उसका क्या साइज है, रेक्टेंगल का साइज है या क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से बनाया जाएगा। कोई घर बना रहा है तो उसका डायमेंशन जो बनाया जाएगा, तो ज्योमेट्री वाला से कैसे बनाया जाएगा, किस पॉइंट पे क्या होगा। तो एक्स वाई का ही ज़्यादा जरूरत, निर्देशांक का ही होता है। ज्योमेट्री का मेन भूमि को मापना, भूमि को, जियो मतलब क्या होता है, भूमि होता है, मेट्री मतलब मापना। भूमि को मापने का तरीका होता है, जिस तरीका से मापा जाए, तो कभी पाइथागोरस लगा के, कभी थेल्स लगा के, कभी जितना भी प्रमेय है, प्रमेय को लगा के, कंस्ट्रक्शन का यूज करके, ये सब चीज़ को हम अपने भूमि को मापते हैं। तो ज्यामिति का जरूरत हुआ हमारे भूमि को मापने का, और ये तब जरूरत पड़ा जब हमारे जनसंख्या बढ़ते गए, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता हुआ, आविष्कार हो गया। समझ रहे हैं। अब इसमें टॉपिक हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं ज्यामिति में। तो ज्यामिति में आपका टॉपिक है बेसिक में आपका चलिएगा। तो बेसिक में आपका जितने भी संगत भुजा, संगत कोण, ए समरूपता, समरूपता, सर्वांग समयोजन, जितने भी चीज़ हैं, वो कैसे हम चांद स्केल, कैसे फिट को किस लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे 1-2 मार्क्स का हर एक चैप्टर में क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो ये 1-2 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका हो गया मेन जो इसमें टॉपिक होता है, वो होता है प्रमेय, थ्योरम। आपको पता नहीं होगा, आपके साथ बच्चे अभी 10th लेवल के बच्चों के साथ बहुत चीट किया जाता है ज्यामिति लेवल पे, क्योंकि ज्योमेट्री लेवल पे, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ाने वाला ऑफलाइन से ऑनलाइन में बहुत कम टीचर है, क्योंकि उनके पास खुद आइडिया नहीं है ज्यामिति के बारे में। बहुत ही कम टीचर होंगे, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी होंगे जो ज्यामिति को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नहीं तो ज्यामिति सबकी बस की बात नहीं, ज्यामिति थोड़ा टफ होता है, बट टफ उसके लिए है जिसको नॉलेज नहीं। जिसको नॉलेज है वो आपको बहुत आसानी से, जैसे हमारे ऐप पे जो सर पढ़ाए हैं, इतने इजी लेवल पे पढ़ाए हैं कि आपको सब समझ में आएगा। तो टफ बनाया जाता है, टफ होते कुछ नहीं है। तो ज्यामिति का जो है वो थ्योरम जो है, प्रमेय, यहाँ पे तो गिना चुना 10 थ्योरम है, जिसमें से 3-4 थ्योरम में हम गेस कर देंगे, वही थ्योरम आपका आएगा, तो 5 मार्क्स तो आपका हो गया। लेकिन
नाइन्थ में जो थ्योरम था 49 से 50 थ्योरम थे। वो 50 थ्योरम अगर जान जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन को आप हिला सकते हैं बच्चे, अगर आपको नॉलेज है 50 थ्योरम को। तो अगर आपके पास नहीं नॉलेज है, नहीं होता है, जेनुइनली सब होता है। हम लोग भी जब 9th में पढ़ रहे थे नहीं होता, क्योंकि 9th में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं आता और वो निकाल देते हैं उस टॉपिक को। बट उस समय 9th में अगर पढ़ लिए तो 10th में कुछ नहीं है, हवा है हवा। ज्योमेट्री मेन 9th में है, और उसके बाद इंटर में जाएगा तो और अच्छे से मिलेगा। तो इसमें देखें थ्योरम 2-3 है, 5 मार्क्स का ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन, 5 मार्क्स फिक्स है, कोई डाउट नहीं है। कंस्ट्रक्शन वृत्त का हो या ट्रायंगल का हो, थ्योरम वृत्त का हो या ट्रायंगल का हो, 5 मार्क्स फिक्स है, इसमें भी 5 मार्क्स। रचना जिसको बोलते हैं हिंदी में, थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन को रचना बोलते हैं, याद रखिएगा। 10 मार्क्स यहाँ से फिक्स है आपका। एक आपका प्रूफ करने आ जाएगा, प्रमेय पर ही आधारित प्रूफ करना आ जाएगा कि अगर थेल्स है तो ए उसका भुजा 2-3 भुजा का मान दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, क्योंकि वो समानुपाती होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है, ये सारी चीज़ों तो प्रमेय पर आधारित प्रश्न आएगा। ये आपका 3 मार्क्स का प्रमेय पर आधारित प्रश्न। जो हम बोल दे रहे हैं गांठ बांध कर सुन लीजिए, यही सब चीज को पढ़िएगा। आपको 100 में 100 मार्क्स नहीं आया तो हमारे साथ जो करिएगा सो हम आपको मानने के लिए तैयार हैं। तो ये गांठ बांध लेना है। कहा जाता है कि अगर आपको जिस चीज से आपको लव हो जाए, जिस चीज से आपको समझ में आ जाए कि यही हमारे लिए सब कुछ देवता है, सब कुछ है, सब कुछ पूजा है, उसकी आराधना करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप पैराडॉक्स बीएसबी पे ट्रस्टेड स्टूडेंट हैं, आप पैराडॉक्स बीएसबी, तो मानिए इस बात को, ये सारा क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। अब आपका 5, 5, 10, 3, 13, 2 नंबर इधर से 15 नंबर। अब आपका एक क्वेश्चन जो आता है वो समरूपता, सर्वांग समता, ये सब चीज पे प्रमेय पे क्वेश्चन, ये मतलब प्रमेय पर ही आधारित एक और क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 और 10 16 और 2 18, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, जो प्रमेय से ही पूछ देगा, प्रमेय से आधारित होगा, या कंस्ट्रक्शन से ही पूछ देगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन से तो 2 मार्क्स का पूछता है, यानी 4 मार्क्स वहां से प्रमेय से आधारित क्वेश्चन, 2 मार्क्स 2 वहां से, यानी 6, एक वृत्त पे, एक ट्रायंगल पे पूछ देगा, और यहाँ पे 5, 5, 10 मार्क्स ये फिक्स है। ये गांठ बांध लीजिए, प्रमेय पे आधारित, अगर मतलब टोटली डिपेंड करता है कि अगर प्रमेय पढ़ लिए तो 3, 3, 6, 6, 5, 11 नंबर मार्क्स कोई नहीं रखोगा, 1, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 13, 14 नंबर कोई नहीं रोका है एक प्रमेय को पढ़ने से। वो भी 5 से 10 प्रमेय है, मुश्किल से 10 प्रमेय है, जो जान जाइएगा तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 13 से 14 नंबर एक प्रमेय को जानने से हो जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जान गए 5 मार्क्स और 18, 19 नंबर हो गए, 1, 2 नंबर बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्योमेट्री का था। इतने इजी थे ज्योमेट्री। 60 मार्क्स अभी तक आपने पा लिया। टाइम कितने हो रहे हैं आपके मैराथन का, हम थोड़ा देख लें तो आपका टाइम, चलिए अच्छा है, सही टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका कितना, 60 मार्क्स का अभी तक एनालिसिस कर दिए, और कौन टॉपिक से कितने, किस चीज को पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा कि आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। अगर बाहर आ गया तो आप गाना गा दीजिएगा वही वाला, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी के आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। हम पे नहीं गएगा, ऐसे ही हम आपको सुनाया है इंटरटेन के लिए। मतलब आपको आएगा नहीं आएगा तो मेरे चैनल पे फिर से वापस कभी नहीं आएगा, ना अपने भाई बहन किसी को भी नहीं भेजेगा, ये गारंटीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों इसको जो हम बोल दिए वही गांठ बांध कर आप पढ़ लीजिए। अब इस पे आपको क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो हम बता दे रहे हैं, टॉपिक से तो क्वेश्चन बन नहीं जाएगा।
अब अगर क्वेश्चन से समझना है थ्योरी को और इतना ही चीज को, तो एक वीडियो फिर मैराथन लेकर हम आएंगे मैथ में, जिसमें क्वेश्चन टेस्ट होगा, टेस्ट मैराथन, जिसमें हम टेस्ट करवाएंगे क्वेश्चन का। वो कमेंट में बताइए, आप उसको लेकर आएंगे। पहले टॉपिक तो क्लियर कर लीजिए। 60 मार्क्स आपको हम दिलवा चुके हैं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर तक हो गया था। 5वां है आपका मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति। 10 मार्क्स का यह भी है, इसको भी जानना अच्छे से जरूरी है। चलिए इसको जानते हैं। उससे पहले थोड़ा हमें गुनगुनाने का मन कर रहा है, कुमार विश्वास का गीत थोड़ा हम आपके साथ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो हम सुनाते हैं। देखिए, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना गलत नहीं होता है। बोलने वाला इंसान कभी गलत नहीं होता, चुप्पा इंसान बहुत गलत होता है। तो गलत कुछ भी नहीं है, उसका उपयोग सही ढंग से करना सही है, उसका उपयोग गलत ढंग से करना गलत है। उपयोग अगर गलत ढंग से कर रहा है तो उसको दुरुपयोग बोला जाता है, उपयोग अगर सही ढंग से कर रहा है तो उसको सदुपयोग बोला जाता है। ठीक है, तो सही ढंग से उपयोग करना है। तो आइए हम एक कहावत है, एक गाना है कुमार विश्वास का जो बहुत ही फेमस हुआ था, उसको सुनाते हैं। लेकिन उसको सुनाने से पहले हम क्षेत्रमिति को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उसको सुनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूछते समय। तो 70 नंबर की ओर आप पहुंच रहे हैं। 70 नंबर का डिस्कस हो रहा है। 70 नंबर पे आप आ जाइए। 10 नंबर में 60 तक हो गया था, 10 नंबर जुड़ के 70 हो जाएगा। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का जरूरत क्या पड़ा? तो जब हम अपने खेत, हमारा बंटवारा हो गया, हमारा भूमि का मापन हो गया, भूमि माप के हमको मिल गया, सब कुछ हो गया, अब उसका परिमाप देखा जाता है कि घेराव कैसे करें, उसका क्षेत्र देखा जाता है, क्षेत्रफल कितना है, उसका क्या बोला जाता है, आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसका एरिया कितना है, उसका पेरीमीटर क्या है, ये सारे चीज की जानकारी हमको तब मिलेगा। ये तो भूमि का मापन हो गया, इतना तुम्हारा, 2 गज तुम्हारा, 4 गज मेरा, 8 गज तुम्हारा, इस गज मेरा। ये 2 गज जो हमको मिला है वो हमको क्या मिला है? वर्ग मिला है, आयत मिला है, या घन मिला है, या घनाभ मिला है, या 3 डायमेंशन मिला है, 2 डायमेंशन मिला है, या स्फीयर मिला है। कैसे भी तो 2 गज हो सकता है। माप तो दिए ज्योमेट्री से आप, लेकिन कैसे होगा बताइए हमको। तो उसके लिए क्षेत्रमिति का निर्माण, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यक पड़ा कि मेरा ये जमीन है, लेकिन ये जमीन कैसा है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो इसके लिए जरूरत पड़ा, तो क्षेत्रमिति इसीलिए आया है। इसमें जो टॉपिक है वो बेसिक में आपका आ जाता है वही रेक्टेंगल में सारा, यानी क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है वो समांतर चतुर्भुज हो, ट्रेपेजियम हो, समचतुर्भुज हो, उसके बाद वर्ग हो, आयत हो, ये सारा चीज बेसिक में आ जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जिससे आयत का क्षेत्रफल पूछ के या वृत्त का क्षेत्रफल पूछ के, वृत्त भी इसमें बेसिक में आता है। ये सब का क्वेश्चन पूछ के आपसे ये टोटल वृत्त, आयत, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सब सारे चीज को लेकर आपका लगभग एक क्वेश्चन तो बन जाता है 3 मार्क्स का। श्योर कोई ना कोई क्वेश्चन डालता है, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं डाला तो ऑब्जेक्टिव 3 से 4 मार्क्स का श्योर है, इससे कोई नहीं रोकेगा। और ये बहुत आसान है, बहुत जगहों पे पढ़े होंगे, इसको पढ़ने का जहाँ पर जरूरत नहीं है, हम बताए तो बस जान जाइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बस जानना है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए, पढ़ना है आपको तो घन एंड घनाभ, उसके बाद बेलन, शंकु, उसके बाद गोला, अर्धगोला, इतने टॉपिक को पढ़ना है। अब घन एंड घनाभ से भी एक क्वेश्चन, ये 4 जो टॉपिक आपको हम सामने दिए हैं, ये चारों टॉपिक से कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में, कभी कभी रेयर केस 5 नंबर में, ये तीनों में, चारों में से किसी से भी डाल सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी रेयर केस, नहीं तो
5 नंबर का नहीं बना के इस सब से 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 3 से 4 नंबर और 4 ऑब्जेक्टिव उसमें मिल गया। ये सब से भी 3-4 यानी 5 ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है। तो 5 अगर जिस समय जिस क्वेश्चन में यानी जिस भी एग्जाम हॉल में 5 ऑब्जेक्टिव अगर इससे मिल जा रहा है ये सबसे मिला के, तो इसका मतलब 5 नंबर का 5 मार्क का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा होगा। अगर 5 ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, यानी 2-2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन हो जाएगा ये सबसे, या 3-3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा ये सबसे। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पढ़ना जरूरी है, सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन कभी बेलन से उठा देता है, कभी शंकु से उठा देता है, कभी अर्धगोला से, कभी गोला से, कभी घनाभ से, कभी बेसिक से भी उठा देता है। इसलिए इसमें सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें कोई नहीं काटेंगे हम। और ये सब आसान है, एक बार फार्मूला लाएंगे मेंसुरेशन का सारा क्लियर हो जाएगा। फार्मूला माइंड में रखे सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। एक बार कहिएगा तो अलग अलग मैराथन नहीं कहेंगे, आधा घंटा का वीडियो सबका बना देंगे, क्वेश्चन के साथ टॉपिक के साथ एक बार कंसेप्ट जोड़ते हुए जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इन करेंगे कंसेप्ट के साथ, आउट होंगे कंसेप्ट के साथ, पूरे माइंड में सेट। एग्जाम हॉल में कैसा भी क्वेश्चन आया खुद छोड़ दीजिएगा। तो ये है 10 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं। अभी तक आपने 70 मार्क्स को गेन किया। आइए हमारा अगला 6ठा नंबर है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से चाव से बच्चे पढ़ते ही हैं, क्योंकि यह टॉपिक सबके लिए नया है। पहले 9th के बच्चे को पढ़ाया जाता था, अब 10th में पढ़ाया जाता है। इससे पहले कभी इससे दर्शन आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन इससे पहले जो भी टॉपिक बताया वो सबसे दर्शन 9th में आपको हो गया होगा, इससे कभी नहीं हुआ होगा। तो आइए 9th में नहीं दर्शन हुआ, 10th में तो इसको विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो विस्तार से जानेंगे तो 70 और 20 90 मार्क्स हो जाएगा। 10 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा। मैराथन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इतना जल्दी हम मैराथन को खत्म नहीं करने देंगे, कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, फिर 30 मार्क्स को समझते हैं। तो कुमार विश्वास जी का जो हम गाना आपको बताने जा रहे थे, आपको सुनाने जा रहे थे, वो गाना है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ध्यान रखना बच्चों, हम जो बात बोलते हैं, हम जो गाना गा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को कहीं से अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जोड़ के हम आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं। और हर चीज़ का गलत मायने मत लगाइए। इसीलिए खुल के आज हम आपके सामने मैराथन लेकर आए हैं और खुल के आपसे बात कर रहे हैं। इतने खुल के आपसे हम बात नहीं कर रहे थे। बट देखिए, सुनिए ध्यान से, इसका डायरेक्ट किसी को सुनाने पे इम्पैक्ट गलत ही पड़ता है, बट गलत इम्पैक्ट इसका नहीं, इसका बहुत सही इम्पैक्ट है। सुनिए हमसे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई दीवाना कहता है, अगर आप भीड़ से अलग हो जाएगा ना, भीड़ से अलग हो जाएगा तो आपको लोग पागल ही कहेंगे। तो भीड़ से अलग तो वही होता है जो भीड़ से अलग कोई वर्ड करता है। जैसे आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, गाँव में सब ओकर बेटा तो बहुत पढ़ाई था, पगला जते कहीं, ई हो जते कहीं, बाप रे राते दिन बैठल रहे, पागले है का आदमी, ई है का, पूरा होगा ये वो, पूरा फुसफास हर जगह पे होता रहेगा। लेकिन वो सब गलत है। आप नहीं कभी पागल, पढ़ने से कोई कभी पागल नहीं हुआ। इसलिए पढ़िए, जितना देर मन कर रहा है, जितना दुनिया से भीड़ से अलग हुई, पागल कहने दीजिए दुनिया को। आप ही प्रूव कीजिएगा कि आप ही वो हैं जिसका तलाश इस धरती को था। आप ही वो हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। आप ही वो हैं जिनका गुणगान सब लोग करते हैं। आप ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, आप ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं।
तो आप ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, लेकिन सर्वोपरि बनने के लिए बहुत सारा संकट मार्ग से गुजरना पड़ता है। संकट मार्ग आपका ये है कि कोई पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, मगर धरती का बेचैनी होता है कौन समझता है? बादल, तब बारिश बरसात होता है। वैसे ही आपके बेचैनी को आपका एम समझ रहा है, और एम के लिए पागल हो जाना जुनून कहते हैं, पागलपंती नहीं। एम के लिए पागल हो जाइए और पागल होकर अपने एम को कीजिए। चलिए, गाना को एंजॉयमेंट के लिए हम गाना चाह रहे थे, बट समझाया भी, डायरेक्शन गलत मत लीजिएगा, इसलिए समझाना पड़ा हमको। अब हम समझाते हैं आपको, आगे गाना गाते हैं, अब इंटरटेनमेंट के लिए अब हम हमको समझाएंगे। तो क्या गा रहे थे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। समुंदर तीर के अंदर है लेकिन हो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के हैं लेकिन इसे पी हो नहीं सकता। हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। यहाँ पे हम रिपीट कर दे रहे हैं, गड़बड़ा गए हैं, इसलिए कोई बात नहीं है, एंजॉयमेंट लीजिए। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। ये गाना कभी अपने आशिक, आवारा, दीवाना, पागलपंती में नहीं गाएगा, नहीं तो लोग जूते मारेंगे। इसलिए गाना हम पॉजिटिव वे में आपको सुनाए हैं, आप इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं लीजिएगा। कुमार विश्वास का गाना है, बहुत अच्छे से गाए हैं वो, हमें जितना याद था हम आपको सुना दिए, बया किए। आप इसको पूरा अपने घर पे कीजिएगा, इसको दिमाग, दिलो दिमाग में बैठा कर सुनिएगा और मैथ बनाइएगा, क्या मजा है, आहा, बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जरूरत क्यों पड़ा? त्रिकोणमिति का जरूरत हमें इसलिए पड़ा कि जब हम हाइट से किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारा एंगल और नमन कोण क्या बन रहा है। हम किसी पहाड़ पे चढ़ के नीचे देख रहे हैं तो किस एंगल से आंख का एंगल क्या बन रहा है, रेटिना पे एंगल क्या बन रहा है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है। इस चीज को मतलब हम पेड़ का हाइट को नापने के लिए तिरछा खड़ा होकर कैसे स्लैंट हाइट हमारे पास, हम स्लैंट हाइट से खड़ा है और उसके हाइट को पता करें तो पाइथागोरस में हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चीज फॉर्मूला से पूरे निष्पत्तियां में बौखाल मच गया, बवाल मच गया और निष्पत्तियां पैदा हुआ कितना, 6। और इस 6 निष्पत्तियां से पूरा ट्रिग्नोमेट्री अभी तक गूंज उठा है, चल रहा है, चल रहा है, चल यही 6 निष्पत्तियां से। और ये 6 निष्पत्तियां क्यों जरूरत पड़ा तो आपको हमारे ऐप पे विजिट कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। नहीं अगर आप विजिट कर पा रहे हैं कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से लाएंगे या मेरे सर आपको फिर से लाएंगे और बताएंगे 6 निष्पत्तियां पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री आज तक हिल रहा है, हिलता है। ये 6 निष्पत्तियां क्यों है यह भी प्रूव करके बताया गया है और बताया जाएगा। अगर आप ऐप पे जाकर देख सकते हैं तो देखिए, नहीं देख सकते हैं कोई बात नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी कमेंट करके बताइए, यूट्यूब पे भी बताया जाएगा। बट ऐप पे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से देखा गया। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों आया आप समझ गए होंगे। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन रहता है, इसका पहला क्वेश्चन रहता है किससे, अनुपात से, निष्पत्तियां से, अनुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित। जैसे साइन 89 डिग्री और कॉस 1 डिग्री, तो कॉस 1 डिग्री को बोल देंगे साइन 19 माइनस 89, क्या हो जाएगा, साइन कॉस 90 माइनस 89, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 89, साइन 89 कट जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोनों 1 वैल्यू। तो निष्पत्तियां अनुपात में, और 6 निष्पत्तियां के बारे में जानना है। इससे आपका क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का फिक्स है,
उसके बाद आपका है दूसरा विशिष्ट कोण पे आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, उसका वैल्यू क्या है उसको देखना। तो विशिष्ट कोणों पर आधारित हम प्रश्न लाएंगे तो उसमें समझाएंगे। यह भी आपका 2 से 3 मार्क्स का श्योर है। अब हम इसको क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा होता है पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। पूरक कोण यह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो निष्पत्तियाँ पे को जो अनुपात वाला पे क्वेश्चन आता है वह इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा बराबर 5/7 तो कॉस थीटा